और कौन सा फील के गुरु मेरी बच्ची ने निकाला, बस मैं तो यही समझ। बोरवेल में फंसी मासूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे बड़ी अभी यही कोशिश है कि कोटपुतली में बोरवेल में जो बच्ची फंसी है 22 घंटे बीत जाने के बाद उसको बाहर निकाला जाए। ये भी आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान टेक्निकल इशू आया था, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। लेकिन अब रुके हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया गया है। दूसरा कैमरा डाला गया है, बच्ची पर निगरानी रखी जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये पहली तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर किया जा रहा है। एल बैंड के जरिए बच्ची को एक नीचे अम्ब्रेला के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। 700 फीट गहरा ये बोरवेल है, जहां कल 1:50 पर खेलते खेलते दोपहर में ये बच्ची 3 साल की मासूम गिर गई थी। 22 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं। 2 बार इस दरमियान जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो असफल था, लेकिन एक बार एल बैंड के जरिए फिर से निकालने की कोशिश। 20 से 25 फीट तक ऊपर बच्ची आ चुकी है। हीरा लाल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कोटपुतली पर वहीं से जुड़े हुए हैं मौके वारदात से। तो हीरा लाल, अभी बताइए, सबसे पहले बच्ची की अपडेट दीजिए, कितने फीट ऊपर आई है, बच्ची की कंडीशन कैसी है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो बालिका बोरवेल में गिरी थी वो अभी भी 20 से 22 फीट की गहराई पे अटकी हुई है। पिछले 1 घंटे से बालिका है जो 20 से 22 फीट की गहराई में अटकी हुई है। लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो उसको बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। बीच में टेक्निकल इशू आने की वजह से एक बार जो रेस्क्यू का कार्य था वो बाधित भी हुआ था। उसके बाद दूसरा कैमरा गड्ढे में डाला गया था और रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया था। लेकिन एक बार फिर से जो रेस्क्यू का कार्य है वो थोड़ा धीमा होता नजर आ रहा है। साथ में सबसे बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि जो बालिका थी उसमें कुछ समय से जो मॉनिटरिंग जो देखी जा रही है उसमें जो बालिका की मूवमेंट है जो देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए दूसरा कैमरा जो गड्ढे में डाला गया है और रेस्क्यू की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो जरूर हो गई है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के जो अधिकारी हैं वो मौके पे और लगातार जो रेस्क्यू टीम को अंजाम देने की कार्रवाई में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू टीम लगातार पिछले 20-22 घंटों से लगातार जारी था। कड़कड़ाती सर्दी में ओस की बूंदों के बीच से जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ टीम के जो जवान थे वो लगातार रेस्क्यू की टीम जो है कार्रवाई को अंजाम देने में लगे हुए थे। लेकिन फिलहाल ताज़ा स्थिति यही है कि जो रेस्क्यू का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्लो हो गया है। एक बार फिर से कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू का कार्य है वो कहीं ना कहीं बाधित होता नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी सारे वहाँ मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं। क्या कारण है, क्या टेक्निकल इशू है, किस वजह से जो रेस्क्यू कार्य है जो स्लो हो रहा है लगातार। हालांकि जो नए कैमरे मौके पे और मंगवाए गए हैं तो संभावना यही जताई जा रही है कि जो कैमरा बोरवेल में डाला गया था जिसकी सहायता से जो रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था और मॉनिटरिंग की जा रही थी, बालिका की पल पल की जो मूवमेंट है उसको देखा जा रहा था, वो कैमरा खराब होने की वजह से जो रेस्क्यू का कार्य बाधित हुआ था। दूसरा कैमरा भी डाला गया था। अब कुछ कैमरे और मौके पे मंगाए गए हैं। सबसे बड़ी अपडेट है न्यूज 18 पर पल पल की जो अपडेट है हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कुछ सीसीटीवी कैमरे और मौके पे मंगाए गए। संभावना यह जताई जा रही है कि इन सीसीटीवी कैमरों को भी गड्ढे में डाला जाएगा और उसकी सहायता से जो बालिका की मूवमेंट है, जो पिछले कुछ थोड़े बहुत समय से जो बालिका की मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी, तो संभावना ये जताई जा रही है कि नए कैमरे मंगवाकर उसमें जो डाले जाएंगे और बच्चे की जो बालिका है उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। लगातार है जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम है रेस्क्यू और मॉनिटरिंग। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी को कहूँगा कि आप तस्वीर दिखाइए कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है लगातार जो स्क्रीन पर मॉनिटर है जो उस पर मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो रेस्क्यू का कार्य है वो स्लो जरूर हो चुका है। जी अच्छा हीरालाल, अभी आप ये बता रहे हैं कि अभी ये पता नहीं चल पाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन या रेस्क्यू कार्य क्यों स्लो हुआ है, लेकिन 20 से 22 फीट की दूरी ही अभी बच्ची तय कर पाई है। अभी लगभग 130 फीट या 128 फीट उसको ऊपर आना है, तब वो बाहर आ पाएगी। वजह क्या, किसी वजह से नहीं पता चल पाया, क्योंकि दूसरा कैमरा भी डाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है, तो फिर क्या ऐसी वजह है कि टेक्निकल इशू आ रहा है, कैमरा नहीं सही से पकड़ पा रहा है, क्या ऐसी वजह है?
जी, प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी निकल के सामने है उससे ये कहा जा सकता है कि जब बच्ची को 20 से 22 फीट एल बैंड की सहायता से जब बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि जो गड्ढा है उसमें से लोहे के पाइप बाहर निकाले गए थे, केवल ये मिट्टी का जो गड्ढा है उसमें से जब बच्ची को बाहर निकाला था तो मिट्टी आसपास की जो मिट्टी थी वो कहीं गिर उस बच्ची के आसपास है जो गिर गई। इस वजह से जो बच्ची को बाहर निकालने में परेशानी होती, क्योंकि सावधानी यह बात भी बरती जा रही थी कि बच्ची को कोई चोट ना लगे बाहर निकालते समय, क्योंकि बच्ची जो छेद है जो इस होल बना हुआ है इस गड्ढे में, वो होल मिट्टी भरने से क्या है वो थोड़ा संकरा हो गया। इस वजह से बच्ची को बाहर निकालते समय उसको चोट नहीं पहुंचे, इसको लेकर भी है जो सावधानी बरती जा रही है। और इसके चलते जब एल बैंड उसमें डाला गया तो कहीं ना कहीं जो एल बैंड की रोड है वो थोड़ा सा घूम गई, थोड़ा सा मुड़ गई। इस वजह से है जो एल बैंड जो कैमरा था उसमें भी टेक्निकल इशू आई है, उसको मॉनिटरिंग करने में जो परेशानी आई, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इशू जो कैमरे में आया था उसकी वजह से ये जो रेस्क्यू का जो कार्य है कहीं ना कहीं स्लो होता नजर आ रहा है। इस बीच में परिजनों से बात हुई है, उसके चाचा दादा किसी से भी? हीरालाल, आवाज मिल रही है? आवाज अपना सवाल दोहराएं। जी, मैं ये कह रही हूँ उनके परिजनों से अभी इस बीच आपकी कोई बात हुई है, चाचा से या दादाजी से, किसी से भी? जी, हमने बच्ची के चाचा से बात करने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि उन्होंने जो प्रशासन पे कुछ लापरवाही का भी आरोप लगाया था, क्योंकि जिस प्रकार से एसडीआरएफ की जो लगातार जो टीम है उनके अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने स्थानीय प्रशासन को कल ही अवगत करा दिया था कि जिस प्रकार से जो बाधाएं आ रही हैं रेस्क्यू करने में, उसको देखते हुए देसी जुगाड़ के बजाय एक पाइलिंग मशीन यहाँ मौके पर बुलाई जाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर पाइलिंग मशीन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, इसलिए बाहर से पाइलिंग मशीन बुलाने की जो बात थी उसमें काफ़ी समय लगता। इस वजह से है जो उनको परमिशन नहीं मिली, शायद इस वजह से पाइलिंग मशीन यहाँ नहीं बुलाई गई। और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, जो परिजन है, उनमें इस बात को लेकर नाराजगी भी हमें देखने को मिली है, क्योंकि उनका कहना था कि अगर समय रहते पाइलिंग मशीन को बुला लिया जाता तो पैरेलल जो एक गड्ढा खोदकर बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास किया जाता तो शायद काफ़ी समय पहले ही बच्ची को बाहर निकाल लिया जाता। हालांकि जो देसी जुगाड़ है जो अमूनन हम देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, हाल ही में जो दौसा में जो घटना घटी थी उसमें भी रेस्क्यू करने में काफ़ी समय लगा था, और वो जो काफ़ी समय है जो बच्ची की जो उसमें काफ़ी दुखद परिणाम उसके सामने आए थे। तो यहाँ भी वो परिस्थिति ना बने, यह सब लोगों में एक चिंता का विषय है। सब लोगों की यही एक मांग है कि बच्ची को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि जितना समय लगता है उतना ही उस बच्ची के जीवन पर संकट बन जाता है। इस वजह से सब लोगों की यही मांग है और यही वो लगातार दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि बच्ची को ठीक है। मुझे ये बताइए कि विधायक हंसराज क्या अभी मौके पर मौजूद है, अधिकारी इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? लेटेस्ट जानकारी क्या है, अपडेट क्या है, क्या बात करने के लिए तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, हमने बार बार पुलिस अधिकारियों से और जो यहाँ स्थानीय अधिकारी उनसे बात करने का प्रयास किया है, उनसे स्थिति जानने की कोशिश भी की है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस अधिकारी है मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं, मीडिया को कोई भी अपडेट देने से वो गुरेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी उनकी सबसे पहली प्राथमिकता बच्ची को बाहर निकालने की है। जब तक बच्ची बाहर नहीं निकालेंगे हम लगातार उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची को बाहर निकालना, परिजनों को सुपुर्द करना। अरे एक मिनट हीरालाल, उनसे ये बोलिए कि कितनी देर से मॉनिटर कर रहे हैं? अधिकारी थोड़ी ना वहां मॉनिटरिंग कर रहा है, वो बच्ची को निकाल रहा है। अधिकारी तो खड़े ही हैं, पिछले 1.5 घंटे से अधिकारी बस यही बोले जा रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी तो देंगे कि क्या इशू, टेक्निकल इशू आ गया जो बच्चे को निकाल नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों का मीडिया से दूर होना, मीडिया को जवाब नहीं देना, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही नजर आती है। उनकी जो विधायक क्या मौजूद है अभी मौके पर? विधायक मौजूद है या नहीं कर रही है? हीरालाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना सवाल दोबारा दोहराएं। मैं ये कह रही हूँ विधायक क्या मौजूद है, हंसराज पटेल वहां पे मौजूद है या नहीं? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस जगह मैं खड़ा हूँ मौके पे मौजूद हूँ, उस जगह विधायक अभी कुछ देर पहले आए थे और अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की थी। रेस्क्यू की जो प्रगति रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी ली थी। हमने बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ से विधायक
हालांकि यहाँ कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी रहे थे अनिल जी चोपड़ा, उनसे वो हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर रेस्क्यू होने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि पिछले 22 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है। कहाँ कमी आ रही है? देखिए 24 घंटे का समय भी पूरा होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन के लोगों से मैंने आते ही बात भी करी, यहाँ एडीएम साहब से, एसडीएम साहब से, एसपी साहब से बात करी, जो जिस प्रयास से ये लोग काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि अल्टरनेट हमें दूसरा प्रयास भी साथ के साथ करना पड़ेगा, चाहे खड्डा खोदना पड़े, जिससे कि बेटी समय पर बाहर आ सके। छोटी उम्र है, 3 साल की बच्ची है और जिंदगी और मौत की भी जंग लड़ रही है। हम सबका यही कर्तव्य है। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि बेटी कुशल बाहर आए, लेकिन कार्य की तीव्रता हमें लानी पड़ेगी, तीव्र गति से हमें कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए प्रशासन के लोगों को बैठकर बात करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से हमें बच्ची को सकुशल बाहर लाने का काम करना है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, उनसे मीडिया से जो दूरी बन रही है, उनकी जवाब देते उनसे बन नहीं रहा। ठीक है हीरालाल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए अब डीग से आपको खबर बता रहे हैं। डीग के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक 10वीं की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। ये घटना उस वक्त हुई जब छात्रा बीते दिन परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकल रही थी। जानकारी के मुताबिक लड़की की 1 साल पहले आटा साटा प्रथा से शादी हुई थी, लेकिन वो अपने पीहर में ही रह रही थी और कल परीक्षा देकर जब घर लौट रही थी तो बोलेरो सवार बदमाशों ने उसे किडनैप कर लिया। घटना के बाद आरोपी लड़की को कार में डालकर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और इस मामले का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि स्कूल खत्म करने के बाद बच्ची स्कूल से बाहर निकल रही थी, तभी एक बोलेरो वाला आता है। 10वीं की छात्रा को देखिए जबरन कैसे 2-3-4 लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। कुछ महिला बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुस्कंडे जो बदमाश है वो उन सबको पीछे ढकेलते हुए और बोलेरो का गेट बंद करके और तेज स्पीड में फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि कल की घटना है, बोलेरो कैद हो गई, सीसीटीवी कैमरे कैद हो गए, साक्ष्य वहां पर मौजूद, उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। हालांकि जो मायके वाले हैं बच्ची के, वो आरोप ससुराल वालों पर लगा रहे हैं किडनैपिंग का। डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया जाता है। कुछ बोलेरो सवार आते हैं और जब नाबालिग छात्रा पेपर दे करके सेंटर से बाहर निकल रही थी तो उसी दौरान उसे जकड़ते हैं और बोलेरो गाड़ी में बिठा करके जबरन ले जाते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी रोचक जो बात है वो ये होती है कि जो छात्रा है, उसकी जो साथी छात्रा है, वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपहरणकर्ता इस दौरान फायरिंग कर वहां दहशत फैलाते हैं और उसके बाद नाबालिग जो छात्रा है उसका अपहरण कर ले जाते हैं। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ यह आया है कि जो पीड़िता है उसके परिजनों ने जो नाबालिग छात्रा है उसी के देवर, पति और ससुर पर अपहरण और दहेज का मामला दर्ज कराया गया है। यानी कि 1 साल पहले आटा साटा प्रथा के तहत जो नाबालिग छात्रा है जिसका अपहरण हुआ है, उसकी शादी गोपालगढ़ थाना इलाके क्षेत्र में रहने वाले एक युवक से हुई थी, लेकिन वो अपने मायके में ही रह रही थी। ससुराल वालों का ये कहना है कि उसे भेजा नहीं जा रहा था और अब उसे अपहरण करके ले गए। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पहाड़ी थाना पुलिस अपहरणकर्ताओं के चंगुल तक नहीं पहुंच पाई है और उसे दस्तयाब नहीं किया गया है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। राजस्थान के प्रतापगढ़ के ड्रग्स तस्कर मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले ही क्राइम ब्रांच ने इन चारों आरोपियों को 20 लाख कीमत 52 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। स्टूडेंट को नशे की लत लगाने के लिए राजस्थान के प्रतापगढ़ के एमडी ड्रग्स तस्कर आदिल खान ने रतलाम के तस्कर सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर एक बड़े रैकेट तैयार कर लिया था। ये गिरोह इंदौर के 2 ड्रग्स सप्लायर जावेद और शुभम के साथ मिलकर छात्रों के हॉस्टल और होम तक ड्रग्स की डिलीवरी करते थे। इससे 2 महीने पहले 27 सितंबर 2024 को भंवरकुआ पुलिस ने छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करने वाले जीजा और साली को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 15 लाख रुपए कीमत की 156 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी। महिला छात्रों को काफी लंबे समय से ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। सोनाली और गणपत से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। मामला है कल दिनांक 23/12/24 को शाम के समय एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को
5,89,500 रुपए के साथ सावित्री चौराहे के पास से दस्तयाब करके पुलिस थाना सिविल लाइन लेके आए थे कार्रवाई कराने के लिए। उससे पूछताछ की तो पता है उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। कहाँ से लाया, कहाँ का पैसा है, किसका है, कहाँ ले जाने दे के जमा कराने जा रहा था, जिस पर उक्त पैसा। जयपुर भांकरोटा अग्निकांड में बड़ी अपडेट आपको बताते चले। एसपीएस अस्पताल में 20 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। एक मरीज को वेंटिलेटर पर ले लिया गया है। 30 मरीज पहले से वेंटिलेटर पर थे, यानी कि टोटल अब 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। बेहतर हालत होने की वजह से कल 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। आज 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं मंत्री ओटाराम देवासी ने वन वार्ड को 10 लाख स्वीकृत कर दिए हैं। जयपुर के भांकरोटा अग्निकांड हादसे में जहां कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया और अभी भी कई जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है, वहीं भीलवाड़ा रोडवेज डिपो के कंडक्टर और बस चालक की सूझबूझ ने कई लोगों की जिंदगी बचा ली। लेकिन आज भी हादसे का वो दृश्य से बस कंडक्टर को पूरी तरह सहमा देता है, जिससे वो उभर नहीं पा रहा। न्यूज 18 राजस्थान से खास बात करते हुए कंडक्टर हरविंद सिंह शेखावत ने अपना दुख बयां किया है। भांकरोटा अग्निकांड की लपटें पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश तक फैली। कई लोगों की मौत हो गई, कई परिवार शोक गमगीन हो गए। यही नहीं, भांकरोटा जब अग्निकांड हो रहा था तो 50 फीट दूरी पर भीलवाड़ा डिपो की बस भी वहां थी जो जयपुर से आ रही थी भीलवाड़ा की ओर। हमारे साथ उस बस के कंडक्टर हैं, जाबाज कंडक्टर हैं। उस बस में जो लोग थे उनकी जान इन्होंने बचाई। यूं कहें कि इन्होंने 50 फीट से पूरा जो हादसा था वो देखा। ये बात करते हैं हरविंदर जी, आप वहां मौजूद थे, क्या देखा आपने? मैंने देखा, हम लोग जयपुर से चल के भीलवाड़ा की तरफ आ रहे थे तो भांकरोटा डीपीएस कट पे मेरे से ओवरटेक करके एक कंटेनर निकला और सामने जो यू टर्न मार रहा था गैस का टैंकर, उसको उसने जाके टक्कर मारी। और जैसे ही टक्कर मारी तो गैस का फ्लो सीधा सीधा निकलता हमारी गाड़ियों की तरफ भी आ गया। मेरी गाड़ी उस हादसे से जो एक्सीडेंट हुआ उससे 50 से 60 फीट की दूरी पे ही थी और गैस का फ्लो इतना था कि पूरी गाड़ी में गैस भर गई और गाड़ियां ऑटोमेटिक जो इंजन स्टार्ट थे वो बंद हो गए। और मेरी ही नहीं, मेरे आसपास जितनी भी गाड़ियां जो चल रही थी अजमेर साइड में भी और जयपुर साइड में भी, जो जहां थी वहां की वहीं उस गैस के प्रभाव में जितनी आई वो सभी गाड़ियां इंजन ऑफ हो गए। मेरे ड्राइवर साहब ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उस गैस का फ्लो देख कर, इतना बहाव देख के मैंने अपनी सवारियां जो मेरी गाड़ी में बैठी थी उनको फटाफट से पीछे गाड़ी के पीछे जयपुर की साइड में दौड़ाया, भाई आप निकल जाओ यहाँ से, गैस का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर मेरे ड्राइवर साहब को भी निकाला मैंने और उसके बाद में पास में एक कंटेनर खड़ा था, उसके स्टाफ भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको भी मैंने कहा यार ये गाड़ियां स्टार्ट नहीं होगी, आप लोग निकलो, गैस बहुत ज्यादा आ रही है। पीछे एक स्विफ्ट डिजायर वाले खड़े थे, उनकी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उनको भी कहा यार निकलो। ट्रेलर था पास में, उसमें 3 जने सो रहे थे तो मेरे ड्राइवर साहब ने जाके उनको भी जगाया। पास में पेट्रोल पंप था, उनके कर्मचारी को कहा भाई यार आप संभल जाओ, पीछे गैस आ रही है। एक्सीडेंट हादसा बहुत ज्यादा। और वहां से 100 मीटर हम लोग पीछे गए थे कि पीछे से ब्लास्ट हुआ। और चलिए इस बीच आपको बाड़मेर से बड़ी खबर बताते चले। शहर में चोरों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया, लाखों रुपए के गहने और नकदी चुराकर फरार हो गए। बहू पीहर गई हुई थी, सास भी घर पर नहीं थी। उस दरमियान चोरों ने घर पर धावा बोल दिया। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच कर रही है। बाड़मेर शहर की पौष कॉलोनी महावीर नगर की ये घटना है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिस घर में चोरों ने धावा बोला था। तो बहू घर में थी नहीं, सास अपने मायके गई हुई थी। उस दरमियान खाली पाकर घर चोरों ने धावा बोल दिया और रुपए और गहने लेकर फरार हो गए। अजमेर से बड़ी खबर है। एटीएस की सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल यहां पर 6 लाख नकदी के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। बाइक के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। सावित्री चौराहे के पास चेकिंग के दरमियान पकड़ा गया है युवक। पूछताछ में युवक ने पैसे के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं दी है। पुलिस युवक से पैसे के बारे में लगातार सवाल कर रही है लेकिन वो स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं दे पाए। एटीएस की सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सावित्री चौराहे के पास चेकिंग के दरमियान बाइक के साथ युवक के पकड़ा गया। जो पैसे उसके पास मिले। एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को 5,89,500 रुपए के साथ सावित्री चौराहे के पास से
दस्तयाब करके पुलिस थाना सिविल लाइन लेके आए थे कार्रवाई कराने के लिए। उससे पूछताछ की तो पता है उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। कहाँ से लाया, कहाँ का पैसा है, किसका है, कहाँ ले जाने दे के जमा कराने जा रहा था, जिस पर उक्त पैसा संदिग्ध चोरी का या हवाला का होने की संभावना होने से उक्त राशि को धारा 106 BNSS के 2023 के तहत जब्त किया गया है। और अब खबर गंगापुर सिटी से है, जहां जिला मुख्यालय के गंगा की कोठी इलाके में रहने वाले 2 महिलाएं झगड़े में घायल हो गईं। गंगा की कोठी इलाके में रहने वाले 2 परिवारों के मध्य पिछले कई समय से लगातार विवाद चल रहा। पहले भी कई मर्तबा कहासुनी हो चुकी है और इसी मामले को लेकर भी दोनों ही परिवारों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को भी दी गई थी। उसके बाद फिर से दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों महिलाएं घायल हो गई, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उपचार जिनका चल रहा है। वो आए दिन दारू पी के नाटक करता था, रात को भी दारू पी के गाली बक रहा था। हमने की भाई क्यों गाली बकता है फालतू में किसी को, हमको गाली बक रही, माँ बहन की गाली बकी थी और उन्होंने कहा काट के बेच देंगे, वो कर देंगे। और हम तो दुकान पर थे और उसके भैया बंद आए थे, हमको समझा रहे थे कि यार ऐसा, इनको समझा रहे थे कि तुम्हारे लड़ना मत। और ये तो बातचीत कर रहे थे। उनने आई थी उनकी लेडीज और सेठ सिंह आया था। सेठ सिंह ने आती इसमें लट दिया है और ये प्रेग्नेंट है और उसको पता थी कि ये प्रेग्नेंट है, फिर भी इसमें लट दी है उसने। अब खबर जयपुर से है। जयपुर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद इनका पैदल जुलूस निकाला गया। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला गया है और संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में गैंगवार में हुई फायरिंग का बदला लेने के लिए एक गैंग के बदमाशों ने दूसरी गैंग के बदमाशों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की थी। उनमें आग लगाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया था। पुलिस ने बदमाशों का सरेराह जुलूस निकाला ताकि आमजन में इन बदमाशों का खौफ खत्म हो जाए। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे बाबा साहेब पर बयान और ये सियासी घमासान इस बीच में, क्योंकि भीमराव अंबेडकर सम्मान कांग्रेस का आज मार्च निकाल रही है। जयपुर शहर कांग्रेस ने कई बड़े नेता इस मार्च में शामिल है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष RR तिवारी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान के बाद गृह मंत्री के उसके बाद यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। संसद के बाहर भी आपने देखा इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के जो साथी थे वो संसद के बाहर भी जमकर प्रदर्शन कर रहे थे और ये मसला अभी भी नहीं खत्म हुआ। जयपुर राजधानी जयपुर में भी इसकी गूंज सुनाई दी और आज देखिए सियासी घमासान मचा हुआ प्रदर्शन इसके खिलाफ, मतलब इस बयान के खिलाफ कांग्रेस का। ज्यादा जानकारी के साथ अरबाज संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। इसके पहले भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ था, आज फिर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। अरबाज, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में कांग्रेस का बड़ा जो है एक तरह से अंबेडकर सम्मान मार्च है और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर कांग्रेस की ओर से लगातार ये मार्च किए जा रहे हैं और यूथ कांग्रेस कार्यालय से चलते हुए जो कांग्रेसी संगठन है जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी भी शामिल है, जिला कार्यकारिणी भी शामिल है, यहाँ पर जो सेवा दल के यूथ कांग्रेस के लोग भी इस टीम में शामिल हैं। विरोध करते हुए सीधे जो है कलेक्ट्री जो है जयपुर की यहाँ पर आगे हैं। जयपुर कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की हुई है और यहाँ पर जो है वो ऊपर चढ़ के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य द्वार को हालांकि बंद कर दिया गया है और इनका जो ज्ञापन है वो लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो इसमें एक सीधी बात नहीं करके कलेक्टर को ज्ञापन यहाँ पर दिया जाएगा और कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद में अगर देखें तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। इस टकराव के हाल के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मार्च करने के बाद में सीधे इनको ज्ञापन देना था, लेकिन अब ज्ञापन देने के बाद में जो है उससे पहले यहाँ पर नेता आ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या विरोध प्रदर्शन है, कैसे ये बात कर रहे हैं। प्रताप जी यहाँ पहुंचे, क्या
विरोध प्रदर्शन के लिए? कि हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, शांति से हम एक बात कह रहे हैं, बाबा साहब का सम्मान जो बीजेपी नहीं कर सकती, वो देश का सम्मान नहीं कर सकती, जनता का सम्मान नहीं कर सकती। बाहर आके प्रशासन को ज्ञापन लेना चाहिए, हमारा ज्ञापन बीजेपी माफी मांगे और ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ये देश की आवाज है कि बीजेपी माफी मांगे और ये बीजेपी ने गलती की है। सबने अमित शाह जी का भाषण सुना, अब ये देश को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इनका एक मुद्दा है, दलित शोषित पीड़ित की आवाज को बंद कर दो। अब तक तो ये हिंदू मुसलमान पे लड़ रहे थे, अब तो दलित शोषित पीड़ित के पीछे लग गए, अब जातियों में टकराव खड़ा कर रहे हैं। तो ये समझ गए धर्म का टकराव बीजेपी ज्यादा दिन नहीं चला सकती। इसलिए अब बीजेपी क्या कर रही है कि बीजेपी ने नया काम चालू कर दिया कि अब जातियों में टकराव खड़ा करो, इसलिए अब दलितों। ठीक है, अरबाज अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी लेता ही, आगे देखिए देश दुनिया।